नमस्कार दर्शकों, हॉरर हॉन्टेड कहानियों की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसी सच्ची कहानियां जिनका रहस्य नहीं सुलझ सका। ऐसी कहानियां जो खत्म तो हो गईं लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गईं। और एक बात जो साफ करनी जरूरी है, हमारा उद्देश्य किसी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। हम आपके सामने वही प्रस्तुत करेंगे जो मीडिया के जरिए बाहर आई हैं या जो लोगों द्वारा स्वयं अनुभव की गई हैं। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं रोमांच, भय और रहस्य से भरा यह सफ़र। उसके पहले एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक कहानियाँ आने वाली हैं। फिलहाल चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आपने इसके पहले हमारे इस सेगमेंट में अमेरिका के भूत की कहानी सुनी, जिसने अपने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इसके बाद हम लोगों ने चीन के रूट नंबर 375 के रहस्यमयी बस की कहानी सुनी कि किस तरह कुछ लोग इस पर सवार होते हैं और बस अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है और एक दिन बाद माने 100 किलोमीटर दूर किसी नदी में पड़ी हुई मिलती है। उसमें 5 लाशें भी मिलती हैं। तो बड़ा ही रोमांचक की यह कहानी है। कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपने अभी तक इसको नहीं सुना है तो वहाँ से आप इसे सुन सकते हैं। तो अमेरिका और चीन के बाद आज करेंगे रुख अपने देश का। हमारे देश में भी भूत प्रेतों के हजारों किस्से हैं। अच्छा, सभी सच हो यह ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। आज जिस स्थान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस पर सैकड़ों वीडियो पहले से बने हुए हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वहां जा चुके हैं। हमें भी मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे और आपके साथ अपना अनुभव भी साझा करेंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आप देख चुके हैं, आज कहानी सुनाने जा रहे हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की। भानगढ़ का किला हमारे देश के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यदि आप गूगल पर सर्च करते हैं मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया तो लिस्ट में पहला नाम यहीं का आएगा। लोग कहते हैं कि यह स्थान ऐसे तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन किले और आसपास के खंडहरों के पास पहुंचते ही अजीब सी सिहरन होने लगती है। दिन में भी एक डर सा लगता रहता है। अब भानगढ़ का किला भुतहा है या नहीं, यह अपने अपने अनुभव की बात है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ चीखें, हंसने, रोने और अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनका कहना है कि दिन के समय में भी यदि दीवारों पर कान लगाएं तो लोगों की आवाज़ सुनाई देती रहती है। तो कुछ लोगों को जो रात के समय भी यहाँ ठहरे उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं होता। हालांकि लोगों के मन में पनपे इस डर का एक कारण सरकार के तरफ से लगाया गया एक बोर्ड भी है। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बोर्ड में लिखा हुआ है, या यूं कहें कि चेतावनी दी गई है कि इस स्थान पर रात में ठहरना मना है। लोगों का कहना है कि एक के बाद एक लोगों के गायब होने, जो लोग यहाँ घूमने आते थे, और उनके मृत्यु होने के कारण सरकार ने इस तरह का बोर्ड यहाँ पे लगवा दिया था। बहुत पहले की बात है। और इस स्थान को एक तरह से भुतहा घोषित करते हुए सूर्यास्त के बाद लिखवा दिया था कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पे जाना वर्जित है। मतलब कह सकते हैं कि सरकारें भी भूत प्रेत में विश्वास करती हैं। सरकार के आदेश के अनुसार सूरज अस्त होने के बाद और उगने से पहले यहाँ जाना मना है। कहते हैं कि रात होते ही यहाँ भूत प्रेतों की महफिल सजने लगती है। अब बात करते हैं किले के इतिहास की और जानते हैं इसकी कहानी। किले का निर्माण अजमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 ईस्वी में करवाया था। कई जगहों पर 1583 भी लिखा हुआ है, माने 1583। भगवंत दास के छोटे बेटे का नाम था राजा मान सिंह। मान सिंह अकबर के मित्र थे, बल्कि उनके नवरत्नों में शामिल थे। मान सिंह के भी एक भाई थे माधो सिंह, और माधो सिंह ही इस किले के आगे चल कर के स्वामी बने और वो यहीं पे रहने लगे। आसपास लोग बसे हुए थे। चारों तरफ पहाड़ी के बीच में यह दुर्ग और अंदर ही बाज़ार, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है, लेकिन अब ये खंडहर हो चुके हैं, पर देखा जा सकता है। सब अच्छा चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस खूबसूरत किले को भुतहा कहा जाने लगा। भानगढ़ के भुतहा होने को लेकर कई कहानियां हैं।
लेकिन कुछ कहानियाँ जो ज़्यादा कही जाती हैं और लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनमें से कुछ किस्सों को सुनते हैं। उनमें पहली यह है कि जब राजा भगवंत दास इस किले को बनवा रहे थे, तब उस किले के पास एक साधु तपस्या कर रहे थे, माने वहीं पे उनकी तपोस्थली थी। उन साधु का नाम था बालूनाथ। तो जब तपस्वी को यह पता चला कि उनके तपोस्थली के पास एक किला बनवाया जा रहा है, तो उन्होंने राजा को संदेशा भिजवाया। उन्होंने कहवाया कि यहाँ किला बन रहा है, किले के निर्माण से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बात का ख्याल रखा जाए कि इसकी ऊंचाई इतनी अधिक ना हो कि किले की परछाई उनके तपस्या स्थल तक पहुँचे। किले के निर्माण के दौरान साधु की इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। जब किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी परछाई बालूनाथ योगी के तपोस्थली तक पहुंचने लगी, जिसके बाद तपस्वी क्रोधित हो गए और उन्होंने किले को तबाह हो जाने और भूतों का डेरा बन जाने का श्राप दे दिया। कहते हैं कि उनके श्राप के वजह से ही आने वाले कुछ सालों के बाद पहले भानगढ़ तबाह हो गया और फिर भूतों का अड्डा बन गया। तो ये पहली कहानी आपने सुनी। अब इसकी दूसरी कहानी सुनिए। दूसरी कहानी यह है कि साल 1720 के आसपास भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा क्योंकि यहाँ पानी की कमी होने लगी। धीरे धीरे 1783 आया, यानी 1783, और यहाँ एक अकाल पड़ा। इस अकाल की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई और बाकी लोग इस स्थान को छोड़ करके भाग गए। तो कहते हैं कि इस प्रकार किला उजड़ गया और भूतों का डेरा बन गया। भानगढ़ के भुतहा होने को लेकर एक तीसरी कहानी भी कही जाती है। कहते हैं कि यहाँ एक युद्ध हुआ था। युद्ध में किले के शासक और रहने वाले लोगों की हार हुई थी। उन्हें यह किला छोड़ने को विवश होना पड़ा। उन लोगों ने किले में एक बड़ा खजाना छिपा करके रखा था, जो लोग यहाँ पे रह रहे थे। उस खजाने तक कोई पहुँच न सके, इसलिए लोगों ने भूत प्रेतों की झूठी कहानी प्रचारित करनी शुरू कर दी, ताकि लोग किले से दूर रहें और वो लोग अपना खजाना जैसे जैसे मौका मिले उन्हें वो शिफ्ट कर सकें। तो यह भी एक कहानी है। भानगढ़ को लेकर एक और कहानी कही जाती है। कहते हैं कि भानगढ़ के भुतहा होने के पीछे वो कहानियाँ नहीं हैं जो आप अब तक सुन रहे थे, बल्कि कहानी कुछ और है। भानगढ़ किले में भूत प्रेत होने को लेकर एक और प्रचलित कहानी यह है कि भानगढ़ किले के निर्माण के बाद किले में एक राजकुमारी भी रहती थी। राजकुमारी काफ़ी सुंदर थी। उनका नाम था रत्नावती। उम्र लगभग 18 साल और सुंदरता इतनी कि किसी को भी मोहित कर ले। उनकी सुंदरता आसपास के राजे रजवाड़ों में भी विख्यात थी और उनके लिए अनेकों विवाह के प्रस्ताव आते रहते थे। इस बीच एक दिन रत्नावती भानगढ़ में सहेलियों के साथ बाजार घूमने निकलती हैं। बाजार में घूमते हुए वे एक इत्र की दुकान पर ठहरती हैं और इत्र खरीदने लगती हैं। दुकान के बाहर एक शख्स राजकुमारी को देख रहा था और वह उन्हें घूरे जा रहा था। इस शख्स का नाम था सिंधु खेड़ा। सिंधु खेड़ा राजकुमारी पर मोहित हो चुका था। उसे किसी भी शर्त पर बस राजकुमारी को प्राप्त करना था। सिंधु खेड़ा एक तांत्रिक भी था, यानी तंत्र मंत्र की विद्या जानता था। तो उसने राजकुमारी को बाजार में देखा, इत्र की दुकान पर उसकी, और राजकुमारी की सुंदरता से वह मोहित हो गया और मन ही मन निश्चय कर बैठा कि अब किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना है। अब क्योंकि वो तंत्र विद्या में भी माहिर था, तो राजकुमारी को वश में करने के लिए उसने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया। राजकुमारी को जो इत्र पसंद था उसमें उसने किसी तरह कुछ तंत्र मंत्र वगैरह पढ़ करके कर दिया। वह चाहता था कि राजकुमारी अपने साथ वह इत्र ले जाएं, और संयोग से हुआ भी ऐसा ही। राजकुमारी को वही इत्र की शीशी पसंद आई जिसमें तंत्र मंत्र किया गया था, या जिसमें वशीकरण या आकर्षण किया गया था, या यूं कहें कि तंत्र की शक्ति से राजकुमारी उस शीशी की तरफ आकर्षित हो गई थी, क्योंकि वही शीशी का पसंद आना भी एक कोइंसिडेंस है। लेकिन राजकुमारी की एक सहेली ने सिंधु खेड़ा को संदिग्ध हरकत करते देख लिया था, तो उसे शक हो गया कि इस शीशी के साथ कुछ झाड़ फूक जैसी चीज़ की गई है। इस बात की जानकारी सहेली ने राजकुमारी को दे दी। अब जब राजकुमारी और उनकी सहेलियां अपने घर की तरफ चल पड़ी, तो राजकुमारी ने देखा कि वह तांत्रिक भी उनके पीछे चला आ रहा है। इससे सहेली के बात की पुष्टि हो गई। तो राजकुमारी अब इत्र की शीशी को किले तक नहीं ले जा सकती थी।
अच्छा, उस समय मतलब तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, काला जादू वगैरह पर लोगों का अच्छा खासा विश्वास था। तो राजकुमारी उस शीशी को रास्ते के ही एक बड़े पत्थर पर दे मारती है। शीशी फूट जाता है, लेकिन कहते हैं कि मंत्र के प्रभाव से, उसकी एनर्जी से जिस पत्थर पर वो शीशी टकराती है वो पत्थर लुढ़कने लगता है। राजकुमारी और सहेलियां मार्ग से हट जाती हैं और पत्थर तेजी के साथ लुढ़कता हुआ पीछे से आ रहे उस तांत्रिक को कुचल देता है। उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। अब बात यह भी है कि इत्र की शीशी में ऐसे तंत्र का प्रयोग हुआ था जिसमें उसे लगाने वाला, जो उस शीशी का उपयोग करता, सिंधु खेड़ा के पास खींचा चला जाता। तो राजकुमारी ने जब उस शीशी को पत्थर पर मारा और इत्र उस पत्थर पर जा लगा, तो कहते हैं कि वो जो तंत्र विद्या थी वो पत्थर के लिए काम करने लगी और पत्थर स्वयं ही उस तांत्रिक की तरफ बढ़ता चला गया। तो उसके बाद पत्थर, क्योंकि बहुत बड़ा था, कुचलने से सिंधु खेड़ा तांत्रिक की मौत हो जाती है। जब तांत्रिक मरने लगा तो उसने राजकुमारी समेत भानगढ़ किले में रहने वाले लोगों को श्राप दे दिया। उसने श्राप दिया कि किले में जितने लोग रहते हैं सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और किला वीरान हो जाएगा। साथ ही मारे गए लोगों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, सभी किले में ही भटकते रहेंगे। कहते हैं कि इसी श्राप के कुछ ही दिनों के बाद भानगढ़ और पड़ोसी अजबगढ़ में लड़ाई छिड़ जाती है। एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि जो अजबगढ़ भानगढ़ पे जो अटैक करता है, उसके जो शासक थे वो भी राजा भगवंत दास, जिन्होंने भानगढ़ का दुर्ग बनाया हुआ होता है, उन्हीं के वंशज थे, जिन्होंने आगे औरंगजेब के समय में इस्लाम कबूल लिया था। तो अजबगढ़ की सेना मजबूत थी। भानगढ़ पर अटैक हो जाता है, हमला कर दिया जाता है। सैनिक किले में घुसने लगते हैं। अब अजबगढ़ के जो सैनिक हैं वह भानगढ़ के सैनिकों को जान से मारने लगते हैं, उनकी हत्याएं करने लगते हैं। इस लड़ाई में भानगढ़ के रहने वाले ज़्यादातर लोगों की हत्या कर दी जाती है। अजबगढ़ के सैनिक किले में घुसते हैं, लूट खसोट मचा देते हैं। हत्या के साथ साथ महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं भी होती हैं। कहा जाता है कि इसी लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर कहें तो अजबगढ़ के हमले से भानगढ़ की करारी हार होती है। भानगढ़ के ज़्यादातर लोगों, खासकर सैनिकों की भी मौत हो जाती है। और कहा जाता है कि आज भी, क्योंकि वो उस तांत्रिक का श्राप लगा हुआ था, तो आज भी इन्हीं लोगों की आत्माओं की चीख पुकार जो है इस दुर्ग में सुनने को मिलती रहती है। लोगों को उनके हंसने, रोने, चित्कार करने की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। उसके बाद से स्थानीय लोग दावा करने लगे कि इस लड़ाई और मारकाट के बाद से जो भी लोग किले की तरफ गए वो गायब हो गए। वे फिर कभी लौट करके नहीं आए। मतलब एक तो जो लड़ाई हुई, मारकाट हुई, उसके बाद किला ऐसे ही वीरान हो गया, भुतहा हो गया, और उसके बाद जो भी लोग गए वो गायब होने लगे। तो उस किले के आसपास में भी, अगल बगल में भी जो बस्तियां बसी हुई थी, उन लोगों को भी काफ़ी नकारात्मकता का एहसास होने लगा। उनको लगता था कि कोई है, या अक्सर किले की तरफ से आवाज़ें आती थीं, तो कुछ भूत प्रेत जैसी घटनाएं घटने लगीं। तो उसके बाद जो बस्तियां बसी हुई थी, वो आवाज़ें, वो चीख पुकार और भूत प्रेत देखे जाने की बातें, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो लोग भी उस स्थान को छोड़ करके धीरे धीरे वहाँ से दूसरे जगह पे शिफ्ट होते गए। और धीरे धीरे लोगों ने शाम के बाद किले की तरफ जाना बंद कर दिया। आसपास बसी हुई बस्तियां भी किले से दूर होने लगी। लोगों के मन में एक खौफ भी घर करता गया। इस तरह समय बीतता गया और हर गुजरते समय के साथ भानगढ़ का किला अकेला होता गया, वीरान होता गया, और भूत प्रेत देखे जाने, उनकी आवाज़ सुनाई देने जैसी कहानियां फैलने लगी। लोगों के मन में डर ऐसा कि उस तरफ दिन में भी जाने से लोग डरने लगे। किला धीरे धीरे खंडहर बनता गया और रोज नई नई भूत प्रेत की कहानियां इससे जुड़ी हुई बाहर आने लगी। और इसी तरह की कहानियों ने भानगढ़ को बना दिया देश का सबसे हॉन्टेड स्थान, सबसे हॉन्टेड प्लेस। गूगल पर भी देश का सबसे हॉरर प्लेस सर्च करने पर भानगढ़ का ही नाम आता है। यहाँ तक कि पुरातत्विक विभाग ने भी किले या आसपास के क्षेत्र में अपना ऑफिस नहीं खोला हुआ है, डर के मारे। आमतौर पर ऐतिहासिक स्थलों पर या आसपास ही पुरातत्व विभाग के दफ्तर होते हैं जो उस स्थान की देखरेख और अन्य काम करती हैं। लेकिन भानगढ़ किले में पुरातत्व विभाग ने दफ्तर खोलने की हिम्मत नहीं की। अधिकारी भी रहने से इनकार कर गए होंगे। तो यह थी भानगढ़ किले की कहानी।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक रोमांचक कहानी के साथ फिर से भेंट होगी। नमस्कार।